ना। हमारी लास्ट क्लास रहती है, तुम्हारी क्लास आते आते एनर्जी डाउन हो ही जाती है। अभी पढ़ाऊंगा तो वो वॉल्यूम मेरा इंक्रीज होएगा। मुक्ता मुक्ता कह रही है सर कैन यू प्लीज़ थोड़ा सा वॉल्यूम, वो वॉल्यूम मेरा इंक्रीज होना है, वो हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। ठीक है, सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग, सौम्यदीप, रितु, शिवानी। आवाज़ थोड़ी कम आ रही है क्योंकि मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ मे बी। व्हाट्सएप ग्रुप पे यार पीडीएफ शेयर नहीं हो सकता ना। व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बनाया था पर उस पर पीडीएफ तो शेयर हो नहीं सकता, फिर हमारे किस काम का। कॉफ़ी ले लो सर। हाँ यार, अब खाना ही खाएंगे, डिनर करेंगे। चलो स्टार्ट करें। प्रोटीन पिया करो, सप्लीमेंट्स लेने का मन नहीं करता है, पहले ही 100 बीमारियां हो ही रहती हैं, प्रोटीन और पी लो। हाँ, तो आज से हम शुरू करेंगे कैलकुलस। आ जाओ जल्दी से। आज से ज्ञान वितरण समारोह शुरू हो जाएगा। आज से ज्ञान वितरण होगा। ठीक है, लिमिट्स में ज्ञान वितरण होगा। आ जाएगी आवाज़, चिंता मत करो, अभी मैं थोड़ा सा जोर से बोलूंगा तो फिर आएगी। तो कैलकुलस शुरू करते हैं। अगर कैलकुलस की बात की जाए तो कैलकुलस शुरू होगा हमारा लिमिट से। लिमिट के बाद आएगी हमारी कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी के बाद आएगी हमारी डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी के बाद, वैसे तो डिफरेंशिएबिलिटी में ही डिफरेंशिएशन आ जाता है, पर डिफरेंशिएबिलिटी के बाद हम बोलेंगे कि हमारा क्या आएगा, डेरिवेटिव आएगा या डिफरेंशिएशन आएगा। फिर आएगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एओडी, डेरिवेटिव्स की एप्लीकेशन देखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे इंटीग्रेशन, फिर देखेंगे इंटीग्रेशन, फिर देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, और फिर देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये सारा हमारा कैलकुलस है अगर 11वीं 12वीं के बाद की जाए तो। हाँ, ये कैलकुलस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैलकुलस यूजीपीजी की जो अंडरस्टैंडिंग है वो यहीं से बिल्ड होगी। ठीक है, तो जैसे कि जब मैं यहाँ तक आ जाऊँगा एप्लीकेशन ऑफ, नहीं नहीं, ये पूरा ही करा दूंगा यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन तक, या फिर यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के बाद हम यहाँ पे फिर यूजीपीजी का जो ये सारा का सारा पोर्शन यूजीपीजी में आता है वो सारा पोर्शन करेंगे यहाँ के बाद। और फिर जब डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी तो फिर यूजीपीजी की डिफरेंशियल इक्वेशन भी कर लेंगे। तो हमारे यहाँ से यूजीपीजी के 2 टॉपिक भी हो जाएंगे साथ साथ। अब कैलकुलस बहुत लंबा चलेगा, ठीक है, काफ़ी क्लासेस लगेंगी। यहाँ से निकलेंगे तो हम काफ़ी सारा सिलेबस भी कवर कर देंगे, समझ रहे हो। तो इससे निकलेंगे तो काफ़ी सारी क्लासेस भी लग जाएंगे और काफ़ी सारा सिलेबस भी हो जाएगा। ये समझ लो, ये सारा काम हो जाएगा तो तुम्हारे को बहुत सारा जो है चीज़ें कवर हो जाएंगी, बहुत सारी नॉलेज भी हो जाएगी, बहुत सारा एग्जाम्स का पार्ट भी कवर हो जाएगा। ठीक है, तो लिमिट्स को शुरू करते हैं। लिमिट्स के इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। ठीक है, लिमिट्स की जरूरत क्यों पड़ी, लिमिट्स का कंसेप्ट है क्या, और फिर आगे चलते हैं। ठीक है, मोहित ऐसे कैलकुलेटेड नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा, ऑब्वियस सी बात है ना। चलो, तो सबसे पहले लिमिट्स की बात करते हैं। ठीक है, ज़्यादा ज्ञान वितरण समारोह चलेगा नहीं, बस इतना चलेगा जिससे तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाए। ज़्यादा डेप्थ में जाके मैं थ्योरेटिकल पार्ट को उतना डीप में जाके नहीं कराऊंगा। अंडरस्टैंडिंग अच्छे से बिल्ड हो जाए, कोई चीज़ छूटेगी नहीं, और कहना क्या चाह रहा है वो समझ जाएंगे, और फिर हम डायरेक्टली क्वेश्चंस की अप्रोच समझेंगे। हाँ, मैं कराऊंगा बेसिक से, पर एकदम बच्चों की तरह नहीं कराऊंगा। ठीक है, एक ओवरऑल ओवरव्यू ले लेंगे एकदम बेसिक से। हाँ, सीक्वेंस सीरीज भी होगा, सब होगा, चिंता मत करो सौम्यदीप, सब करा दूंगा। सीक्वेंस सीरीज भी यूजी का करेंगे, फिर उसके सीक्वेंस सीरीज जब हम 11वीं 12वीं का करेंगे उसके साथ ही यूजी पीजी का भी सीक्वेंस सीरीज उसके साथ ही कर लेंगे। ठीक है, चलो, तो देखो लिमिट्स की बात क्या है। अगर लिमिट की बात की जाए, अगर लिमिट्स को हम इजी भाषा में समझना चाहें, लिमिट का मतलब क्या होता है अगर हम देखें, जैसे कि मान लो लिमिट का मतलब क्या होता है कि किसी की सीमा क्या है। सीमा यानी कि मैक्सिमम, मतलब उसकी मैक्सिमम रेंज क्या है। जैसे कि मान लो मैं तुम्हें बोलूं कि किसी बाइक की स्पीड की लिमिट क्या है, यानी कि वो मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है ना, उसकी हम एक तरीके से कैपेसिटी चेक करना चाह रहे हैं कि उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है कहाँ तक जाने की। जैसे मैं कह रहा हूँ कि मेरी बाइक जो है वो 150 तक जा सकती है, मेरी बाइक की स्पीड की लिमिट 150 है, यानी कि कहाँ तक जा सकती है, उसकी रेंज पता लग रही है एक मुझे। एग्जैक्ट नहीं पता लग रहा है, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो 150 है, मैं कहूंगा वो 150 तक जा सकती है ना। तो यानी कि 150 तक जाने में मैं ये भी कह सकता हूँ कि 150 149 भी हो सकती है, 148 भी हो सकती है, पर हमने कह दिया कि मेरी स्पीड की लिमिट 150 है, यानी कि अपर कैप बता दी। अब उससे कम भी हो सकती है या कुछ भी हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी बाइक की स्पीड की लिमिट 150 है, मतलब लिमिट ही बोल गया, बाइक की जो मैक्सिमम स्पीड है वो 150 है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी बाइक की जो मैक्सिमम स्पीड है वो 150 है। मैं बोल रहा हूँ कि स्पीड की लिमिट 150 है, दोनों बातों में डिफरेंस है। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मैक्सिमम स्पीड 150 है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक्जैक्टली मेरी बाइक 150 को अचीव करेगी ही करेगी। और मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरी बाइक की स्पीड की लिमिट 150 है, तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो अपर कैप है, 150 से आगे नहीं जाएगी, 150 से कम ही रहेगी, कितनी भी रह सकती है वो नहीं पता मुझे। तो उसके अंदर हम 150 के आसपास की सारी स्पीड्स को कवर करना चाह रहे हैं। एक और अच्छे एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे मैं 11वीं 12वीं वाले बच्चों को हर बार ऐसे ही बताता हूँ, पता नहीं कितनी बार ये चीज़ मैं बता चुका हूँ। जैसे कि मान लो कि तुमसे कोई तुम्हारा दोस्त फोन करके पूछे या तुम्हारी मम्मी पूछे कि भाई कहाँ रह गया, मार्केट गया था अभी तक, कहाँ कहाँ रह गया, आया नहीं है। तो तुम फोन पे 2 बातें कह सकते हो। एक चीज़ तो कह सकते हो कि मैं पहुंच गया हूँ घर पे, है ना, मैं घर पे मेरे रूम में बैठा हूँ, मैं मेरे घर पहुंच गया हूँ, आई एम ऑलरेडी एट माई होम। या फिर दूसरी चीज तुम क्या बोलोगे कि बस आया आया, बस पहुंचने वाला हूँ, है ना, बस पहुंचने वाला हूँ, आया नहीं हूँ अभी, बस पहुंच गया पहुंच गया पहुंच गया, हम यही कहते हैं ना, बस आ ही गया। यानी कि हम क्या स्टेज कहना चाह रहे हैं, मान लो अगर ये मेरा घर है, ये अगर मेरा घर है, तो पहली स्टेज में तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे हूँ भाई, मैं यहाँ पे इस घर के अंदर हूँ। और दूसरी वाली स्टेज में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आई एम नियर टू माई होम बट आई एम नॉट माई होम, आई एम नॉट एट माई होम। ठीक है, तो मैं वहां पे क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये मेरे घर का रास्ता है, मान लो यार इस रोड पे मेरा घर है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं मेरे घर के आसपास हूँ।
मैं यहाँ भी कहीं हो सकता हूँ आसपास, और मैं मेरे घर के आसपास यहाँ भी हो सकता हूँ। अब मैं मेरे घर से 50 किलोमीटर दूर होऊंगा तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आई एम नियर टू माई होम। 50 किलोमीटर अगर दूर हो अपने घर से तो यूँ नहीं कहोगे कि मेरे घर के आसपास। घर के आसपास होने का मतलब एकदम एकदम नेबरहुड में होगे, जब एकदम उसके आस पड़ोस में रहोगे तब बोलोगे ये चीज़। तो ये वाली चीज़ तो एग्जैक्टनेस बता रही है, और ये वाली चीज़ एग्जैक्टनेस की बात नहीं कर रही है। यहाँ पे घर की जो पोजीशन है उसकी कोई बात नहीं हो रही है, गली मोहल्ले में आसपास की बात हो रही है। समझ में आ रही बात? अब अगर इसको मैथमेटिक्स के अंदर हम इसको लेके आए, तो यहाँ पे मैथमेटिक्स के अंदर दो चीज़ें निकल के आती हैं। क्या निकल के आती है? एक तो वर्ड ये निकल के आता है जो हम आज तक पढ़ रहे थे, मान लो कोई भी एक नंबर ले लिया x इज इक्वल टू 10, और एक मान लो मैं ये दो सिंबल लिखे मैंने, तो आज तक हमने जो चीज़ पढ़ी है वो हमने ये पढ़ी है। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि x की वैल्यू मेरी 10 होगी, है ना। यहाँ पे एग्जैक्ट चीज की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर x की वैल्यू 10 है तो आगे देखो, है ना, एग्जैक्ट हम x इज इक्वल टू 10 की बात करना चाह रहे हैं। और ये वाली जो चीज है ना, ये 10 की बात नहीं करना चाह रहा है, ये 10 की बात नहीं कर रहा है। ये क्या कह रहा है, इसको अगर मैं पढ़ूं तो ये कैसे, ये तो क्या बोल रहा है, x इज इक्वल टू 10, ये तो सिर्फ ये बात कह रहा है x इज इक्वल टू 10। और ये क्या कहना चाह रहा है, x इज टेंडिंग टू 10। हम ये दो वर्ड यूज करते हैं, तो टेंडिंग बोल देते हैं या अप्रोचिंग बोल देते हैं, अप्रोचिंग टू 10। हम ये दो बात यूज करते हैं कि भाई यहाँ पे तो x की वैल्यू 10 है, यानी कि ये वाली स्टेज, और यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, x इज अप्रोचिंग टू 10, कि जो x है ना वो 10 के आसपास है, तुम्हारा पहुंचा नहीं है अभी। यानी कि ये अगर 10 है तुम्हारा, तो मैं जो x की बात करना चाह रहा हूँ वो x 10 नहीं है, वो जो x है वो 10 के आसपास वाले हैं। वो जो x है वो क्या है, 10 के आसपास वाले हैं। अब मैं x का जिक्र क्यों कर रहा हूँ यहाँ पे, x का जिक्र मैंने यहाँ पे क्यों किया? सबसे पहली बात तो दिमाग में यही आती है कि हम लिमिट निकाल किस चीज की रहे हैं। सबसे पहली बात तो हम यही देखना चाह रहे हैं कि लिमिट करना किसका है, स्पीड का कर रहा था जैसे मैं अभी डिस्कशन, तो लिमिट है किसकी। सबसे पहले हम जो लिमिट डिस्कस करना चाह रहे हैं वो पता लगना चाहिए कि वो हम लिमिट फंक्शन की डिस्कस करना चाह रहे हैं। हम लिमिट किसकी डिस्कस करना चाह रहे हैं, फंक्शन की डिस्कस करना चाह रहे हैं। और फंक्शन मेरा क्या होता है, फंक्शन मेरा होता है एफ एक्स, एफ ऑफ एक्स मेरा फंक्शन होता है। यानी कि फंक्शन एफ एक्स होता है, और फंक्शन बना किससे, फंक्शन की बेसिक यूनिट क्या होती है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है एक्स होता है। तो हमारे फंक्शन की जो बेसिक यूनिट है, जो बिल्डिंग ब्लॉक है फंक्शन का, वो क्या है, वो एक्स है। तो इसके बारे में तो डिस्कस करना जरूरी है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे तभी तो ऊपर लैडर पे चढ़ेंगे। तो पहले एक्स को डिस्कस करेंगे, फिर फंक्शन को, फिर लिमिट को, और फिर इसके बाद हम आगे चलेंगे कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पे। ठीक है, तो सबसे पहले एक्स की बात करना चाह रहा हूं। तो जो मैंने अभी पीछे बात की, उस बात को अगर मैं थोड़ा सा नंबर लाइन पे डिस्कस करूं, अगर मैं उस बात को थोड़ा सा नंबर लाइन पे डिस्कस करूं, जैसे कि मान लो मैंने दो स्टेज में डिस्कस करना चाह रहा हूं। अब अभी हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं, अभी तक हमारे पास जो एक्स है वो सिर्फ नंबर लाइन पे ही चल सकता है, अभी तक मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। ग्रेजुएशन में हम यही देखेंगे कि ये जो सीधी लाइन वाला नंबर लाइन का रास्ता है ये हट जाएगा, और जो मेरा रास्ता है वो एक प्लेन बन जाएगा। समझ रहे हो? तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी मेरे लिए सिर्फ इतनी बात है कि जो मेरा एक्स है वो नंबर लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। अरे भाई अपर्णा, मैं करा दूंगा, एक बार यार पढ़ा लें। तो यहाँ पे मान लो तुम्हारा 10 है, यहाँ पे मान लो तुम्हारा 9 है, यहाँ पे तुम्हारा 11 है, ऐसे है, मान लो नंबर लाइन है ये। यहाँ पे मैं बात करना चाह रहा हूँ x इज इक्वल टू 10 की। तो अगर x इज इक्वल टू 10 की बात करोगे तो x इज इक्वल टू 10 वाली बात कौन सी है, x इज इक्वल टू 10 वाली बात ये है। वैशाली लास्ट में पूछना, एकदम मैं इस पॉइंट के ऊपर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा घर है, मैं घर पे आ चुका हूँ। और अगर मैं बात कर रहा हूँ दूसरे वाले केस की, x इज अप्रोचिंग टू 10 की अगर मैं बात कर रहा हूँ, अब मैं 10 की बात तो कर ही नहीं रहा हूँ। अब मैं जो है वो 10 की बात तो कर ही नहीं रहा हूँ, इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है। मैं 10 के आसपास की बात कर रहा हूँ। अब तुम्हें 10 के पास जाना है, जैसे कि तुम अपने घर आ रहे हो, तो घर आने का ये दो ही रास्ते हैं, या तो तुम अपने घर पे इधर से आओगे, या अपने घर पे तुम इधर से आओगे। तो x को अप्रोच, 10 को अप्रोच करोगे कैसे, घर को अप्रोच या तो इधर से करोगे या इधर से करोगे। तो मेरी नंबर लाइन भी तो एक सड़क जैसी ही है, एक रोड जैसी ही तो है। ये मेरा घर है, तो मैं 10 को अप्रोच या तो इधर से करूंगा एकदम क्लोज से, है ना, या फिर मैं 10 को अप्रोच इधर से करूंगा। समझ आ रही बात? 10 की बात तो कर ही नहीं रहा हूं मैं, फिर बार बार बोल रहा हूं 10 की बात नहीं कर रहा हूं। यानी कि x इज अप्रोचिंग टू 10 में हम दो तरीके के नंबर्स की बात कर रहे हैं। इधर वाले किस तरीके के नंबर है, 9.999 9.99, इतने क्लोज नंबर्स की हम बात करना चाह रहे हैं। इन नंबर्स को हम बोलेंगे कि ये कौन सी सिचुएशन में है, ये x इज इक्वल टू 10 की सिचुएशन में है। और इधर क्या होगा, इधर ये 10 से थोड़े से जस्ट बड़े होंगे, 10.0001, 10.001, ये होगा 10.0000 और लगा लो 1। जितने ज्यादा जीरो लगाओगे उतना क्लोज चले जाएंगे। तो ये वाली चीज भी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, x इज इक्वल टू 10 को ही रिप्रेजेंट कर रही है। यानी कि x इज अप्रोचिंग टू 10 में दो तरीके की स्टेज इन्वॉल्व है, x इज अप्रोचिंग टू 10 में दो तरीके की बातें इन्वॉल्व है। ये वाली बात किधर की है, ये वाली बात 10 के लेफ्ट की है, और ये वाली बात किसकी है, 10 के राइट की है। तो हम x को दो तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, एक तो 10 के लेफ्ट से और एक 10 के राइट से। इसको भी हमने मैथमेटिकल डिनोट किया है। हम क्या कह रहे हैं, इसको अगर डिनोट करना होता है तो हमने एक नोटेशन दे दी है, 10 के ऊपर माइनस लगा दिया। कहना चाह रहा हूं कि मैं x इज अप्रोचिंग टू 10 माइनस, यानी कि x को मैंने लेफ्ट से अप्रोच किया है, इस तरीके के नंबर से अप्रोच किया है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो x इज अप्रोचिंग टू 10 प्लस लिख देता हूं, यानी कि मैंने राइट साइड से अप्रोच किया है। तो ये तो कहां से अप्रोच हो गया, हमारा लेफ्ट साइड से, और इसको बोल देंगे यहाँ, ये इसको हमने किससे अप्रोच किया है, राइट साइड।
यहां तक कोई समस्या, ये बात क्लियर होनी चाहिए। तो x इज अप्रोचिंग टू 10 में ये दोनों बातें आ गई। तो ये तो सारी की सारी कहानी हो गई x की, ये किसकी बात हो गई, सारी की सारी तुम्हारी x की बात हो गई। अब देखो इस स्टेज में जब मैं था तो मैं फंक्शन की बात कैसे करता था। जब मैं इस स्टेज में हूं, मान लो मैंने एक फंक्शन ले लिया, फंक्शन की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने फंक्शन ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 ले लिया। एफ एक्स का मतलब क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आया। अगर मैं तुमको बोल रहा हूं इस स्टेज की बात एट एक्स इज इक्वल टू 10, अगर मैं इस तरीके से तो आज तक बात करता ही आया हूं, अभी तक हमने फंक्शन में यही तो सीखा है कि अगर मैं अगर एक्स इज इक्वल टू 10 की बात कर रहा हूं, अगर मैं एक्स इज इक्वल टू 10 की बात कर रहा हूं, तो एक्स इज इक्वल टू 10 के ऊपर फंक्शन क्या बोल रहा है, फंक्शन एफ ऑफ 10 बन जाता है। अगर 10 के ऊपर फंक्शन की बात करें तो फंक्शन क्या दिखेगा, 101 दिखेगा। तो ये तो बात हम कर चुके हैं कि अगर एग्जैक्ट 10 के ऊपर तुम बात कर रहे हो, एग्जैक्ट 10 के ऊपर बात कर रहे हो, तो फंक्शन क्या बात करेगा, फंक्शन 101 की बात करेगा। फंक्शन भी एग्जैक्ट बात कर रहा है कि अगर x की वैल्यू 10 है तो फंक्शन की वैल्यू 101 होगी। यही तो पढ़ा है हमने अभी, माइनस इन्फिनिटी से 10 लिमिट है। अरे भाई इंटीग्रेशन नहीं पढ़ रहे हैं मोहित, लिमिट का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। जो मैं बोल रहा हूं वर्ड्स को ध्यान से सुनो एक बार, ये चीज हम आज तक पढ़ते आए हैं। अब ये चीज तो मैंने पढ़ ली, इसको तो क्या पढ़ना है। अब मैं ये देखना चाह रहा हूं कि अगर, अब यहां पे तो मैंने बात करी थी x इज इक्वल टू 10 की, मैं कहना चाह रहा हूं अगर x 10 के आसपास है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर x की वैल्यू 10 के आसपास है, एक काम करो यहाँ पे ना 1 हटा लो, क्योंकि फिर मैं अब थोड़ी कैलकुलेशंस करूंगा तो थोड़ा आराम हो जाएगा। इसको 100 मान लो, यानी कि 10 के ऊपर हमारा फंक्शन क्या काम कर रहा है, 100 का काम कर रहा है। अब मैं 10 के ऊपर की बात नहीं करना चाह रहा हूं, मैं कहना चाह रहा हूं अगर फंक्शन, अगर x की वैल्यू 10 के आसपास है, अप्रोचिंग टू 10 है, तो फिर बताओ फंक्शन क्या बिहेव कर रहा है, ये बिहेवियर क्या होगा। इज इक्वल टू तो लगाना ही नहीं है, ये बिहेवियर क्या है, इज इक्वल टू की बात तो अभी है ही नहीं, इज इक्वल टू तो हट गया है। अगर x की वैल्यू 10 के आसपास है तो फंक्शन का बिहेवियर क्या है। अगर 10 के आसपास जो फंक्शन का बिहेवियर है, उसी बिहेवियर को हम लिमिट बोलना चाह रहे हैं, यहीं से लिमिट का मतलब निकलेगा। यानी कि अब मैं क्या पूछना चाह रहा हूं, अगर x की वैल्यू 10 के आसपास जा रही है तो फंक्शन कैसा बिहेव कर रहा है। अब अगर x की वैल्यू 10 के आसपास जाएगी तो दो केस बन सकते हैं। अगर x की वैल्यू 10 के आसपास जाएगी तो एक केस तो ये बन सकता है कि तुम 10 के लेफ्ट से गए हो, एक केस तो ये बनेगा, और एक केस क्या बनेगा कि तुम 10 के राइट से गए हो। ये दोनों चीजें हो सकती हैं। अगर तुम 10 के लेफ्ट से गए होगे तो तुमने कुछ इस तरीके के नंबर रखे होंगे, 9.9, 9.99, 9.999, क्लोज, जितना 10 के पास क्लोज जाओगे इस तरीके के नंबर रख के देखे होंगे तुमने। और इधर से तुमने देखा होगा तो तुमने इस तरीके के नंबर रखे होंगे, 10.01, 10.001, 10.0001। ये मैं इधर से भी 10 के नजदीक जा रहा हूं और इधर से भी 10 के नजदीक जा रहा हूं, समझ रहे हो ना बात। जितना लंबा डेसिमल लगाऊंगा उतना 10 के पास आऊंगा, जितना छोटा डेसिमल लगाऊंगा 10 से उतना दूर जाऊंगा, समझ रहे हो ना बात को। तो ये मैं लेफ्ट से 10 के करीब जा रहा हूं, यहां पे मैं राइट से 10 के करीब जा रहा हूं। अब अगर यहां पे मैं देखूं, अगर x की वैल्यू 9.9 ली तो फंक्शन कैसा मिला होगा, तुमने क्या किया होगा, 9.9 का स्क्वायर किया होगा, यानी कि ये 99 पॉइंट समथिंग आया होगा, कुछ भी आया होगा मुझे नहीं पता। और क्लोज गए होगे तो ये 99 पॉइंट और ज्यादा क्लोज आया होगा, 99 करके कुछ और ज्यादा 9 लगाए तो ये और ज्यादा 100 के पास चला गया होगा, 99.999। अगर इधर से देखूंगा तो यहाँ पे जो मेरा एफ एक्स है वो क्या आएगा, 100 से थोड़ा बड़ा आएगा, 0 पॉइंट समथिंग। और अगर यहाँ पे तुम और ज्यादा डेसिमल लगाओगे तो और ज्यादा डेसिमल लगाएगा आगे, 100 से आगे 000 और डेसिमल लगाएगा। और क्लोज जाओगे तो ये 100 के आगे उतने ही ज्यादा डेसिमल पे लगाएगा। यानी कि हम क्या बात देख रहे हैं कि अगर मैं लेफ्ट से चल के जा रहा हूं तो मेरा फंक्शन किस तरफ डायरेक्शन कर रहा है, मेरा फंक्शन 100 की तरफ भाग रहा है, 100 नहीं हो रहा है। अगर मैं धीरे धीरे लेफ्ट से 10 की तरफ जा रहा हूं तो मेरा फंक्शन धीरे धीरे 100 की तरफ जा रहा है। और अगर मैं राइट से 10 की तरफ आ रहा हूं तो भी मेरा फंक्शन 100 की तरफ ही आ रहा है। अगर मैं लेफ्ट से 10 की तरफ आ रहा हूं तो भी मेरा फंक्शन 100 की तरफ जा रहा है, और राइट से अगर मैं 10 की तरफ आ रहा हूं तो भी मेरा फंक्शन 100 की तरफ आ रहा है। तो क्या मैं ये चीज लिख सकता हूं कंबाइंडली, अगर दोनों को कंबाइंड कर दिया जाए, मैं ये भी कहना चाह रहा हूं कि x की वैल्यू अगर 10 के पास आई लेफ्ट से, तो जो मेरा फंक्शन है वो किसके पास जा रहा है, वो 100 के पास जा रहा है। वो हो नहीं रहा है, तो नहीं हो रहा है। जैसे x 10 नहीं हुआ वैसे फंक्शन भी 100 नहीं हुआ। और अगर राइट से भी मैं यही बात लिख रहा हूं तो भी मेरा फंक्शन 100 के पास ही जा रहा है, धीरे धीरे 100 के क्लोज ही होता जा रहा है। और अगर मैं इन दोनों बातों को कंबाइंड लिखना चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं अगर x 10 को अप्रोच कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन भी मेरा 100 को अप्रोच कर रहा है। हाँ है ना। अगर मेरा x 10 को अप्रोच कर रहा है तो मेरा फंक्शन भी किसको अप्रोच कर रहा है, 100 को अप्रोच कर रहा है। बोलो हाँ है ना। ये बात समझ में आई, ये सारी की सारी कि अगर मैं कंबाइंड करके बोलूं तो मैं ये कहना चाह रहा हूं अगर x की वैल्यू 10 के आसपास जाएगी तो मेरे फंक्शन की वैल्यू 100 के आसपास जाएगी। ये बात समझ में आई। तो पहले हमने देखा था कि अगर x की वैल्यू 10 है तो फंक्शन की वैल्यू 100 होगी, और अगर x की वैल्यू 10 के आसपास जाएगी तो फंक्शन की वैल्यू 100 के आसपास। अब ये यूं मत समझना कि ऐसे ही होता है कि अगर कोई भी x की वैल्यू, अगर x की वैल्यू किसी भी चीज के लिए x की वैल्यू a है तो फंक्शन की वैल्यू f ऑफ a है, तो वैसा ही होता है कि अगर x की वैल्यू a के आसपास है तो फंक्शन की वैल्यू f। ये बाई चांस कोइंसिडेंस है कि तुम्हें ऐसा दिख रहा है कि x की वैल्यू 10 है और x की वैल्यू 10 को अप्रोच करे तो फंक्शन की वैल्यू 100 है, तो फंक्शन की वैल्यू 100 को अप्रोच कर रही है, तो इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे 100 की बात भी नहीं हो रही है ना यहाँ पे 10 की बात हो रही है। हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मेरा फंक्शन 10 के आसपास है तो मेरा फंक्शन 100 के आसपास होगा। अगर ग्राफिकली समझो इस बात को, मैं ग्राफिकल पे जाना नहीं चाह रहा हूं पर एक बार लाओ बता दे। ठीक है, जैसे कि मान लो तुम्हारा यहाँ पे क्या है, 9 है, यहाँ पे मान लो तुम्हारा 9 है, यहाँ पे तुम्हारा 10 है, यहाँ पे मान लो तुम्हारा 11 है।
यहाँ पे मान लो तुम्हारा क्या है 99 है, यहाँ पे मान लो तुम्हारा 100 है, यहाँ पे मान लो तुम्हारा 101 है। तो 100 जो वैल्यू है वो यहाँ है। तो जैसे जैसे तुम 9 से आगे बढ़ के 10 के पास जा रहे हो, वैसे वैसे जो ये तुम्हारा ग्राफ है ये धीरे 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 10 तक बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे 99 से आगे चल के धीरे धीरे 100 तक जाता जा रहा है। और जैसे जैसे तुम इधर से बढ़ के आ रहे हो, जैसे जैसे तुम इधर से चल के आ रहे हो, तो हमारा फंक्शन ऊपर से 100 से वैल्यू कम होती हुई जा रही है और 100 के पास आ रहा है। यहाँ पे भी मैंने 10 की बात नहीं करी और यहाँ पे भी मैं 10 वैल्यू नहीं दिलवा रहा हूँ फंक्शन को। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं लेफ्ट से धीरे 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 10 के पास गया तो मेरा फंक्शन भी धीरे 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 100 के पास गया। यही तो है 100 की वैल्यूज, यही तो है 100 के पास की वैल्यूज। देखो ये सारे 100 के नजदीक की वैल्यू है। पर और अगर मैं राइट से चल के आ रहा हूँ धीरे 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 धीरे, तो मेरा फंक्शन 100 से ज्यादा वैल्यू से धीरे धीरे कम होता हुआ आ रहा है। तो यानी कि अगर यहाँ पे x की वैल्यू 10 के आसपास दिख रही है तो मेरे फंक्शन की वैल्यू 100 के आसपास दिख रही है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर x की वैल्यू 10 के आसपास है तो फंक्शन की वैल्यू 100 के आसपास। इसी एक्सप्रेशन को हमने मैथमेटिकल नोटेशन दे दी, इसी एक्सप्रेशन को हमने क्या दे दी, मैथमेटिकल नोटेशन दे दी। और मैंने कह दिया कि लिमिट x अप्रोचेस टू 10 fx। यानी कि मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं बोलना चाह रहा हूँ अगर x की वैल्यू 10 के आसपास है तो मेरी फंक्शन की रेंज क्या है, जो मैं शुरू में वर्ड यूज कर रहा था, फंक्शन की लिमिट क्या है, रेंज क्या है। अगर x की वैल्यू 10 के आसपास है तो मेरा जो फंक्शन है वो किसके आसपास होगा, तो वो किसके आसपास है मैं वो वैल्यू लिखना चाह रहा हूँ। अगर x की वैल्यू 10 के आसपास है तो फंक्शन की वैल्यू 100 के आसपास है। ये एक्सप्रेशन हमने देखा होगा लिमिट्स के चैप्टर में। तो इस एक्सप्रेशन का सबसे पहले मतलब पता होना चाहिए कि क्या बोल रहा है ये एक्सप्रेशन, ये चीज बोल रहा है। ये लिखो या ये लिखो सेम बात है, या तो मैं ये लिखूं या ये लिखूं। ये बात हमने समझने के लिए लिखी, ये बात हमने मैथमेटिकल लिखी। यहां तक किसी को कोई समस्या है तो पूछ सकता है सर अगर x टेंड्स टू इन्फिनिटी तो fx टेंड्स टू इन्फिनिटी। हाँ हिमांशु, कोई समस्या है तो यहां तक बताओ। मोहित तो पता नहीं डाउट ही क्या क्या पूछ रहा है, समझ से बाहर है मेरे को। ओपन इंटरवल होगा क्या, ओपन इंटरवल किसका, किसका ओपन इंटरवल, कहाँ है ओपन इंटरवल की तो कोई बात ही नहीं है। इंटरवल की कोई बात नहीं कर रहा हूं मैं सिर्फ वैल्यूज को क्लोज ले जा रहा हूं, इंटरवल की बात नहीं कर रहा हूं। बोलो कोई समस्या है तो चलो आगे। ठीक है चलो, अब बात ये आती है कि अब बात ये आती है कि मुझे ये करना ही क्यों है, मुझे ये चीज करनी ही क्यों है। समझ में आ रही है बात, ये मैं करना ही क्यों चाह रहा हूं। ये मैं करना इसलिए चाह रहा हूं क्योंकि कुछ ऐसे फंक्शंस हैं, कुछ ऐसे फंक्शन हैं जो एग्जैक्ट पॉइंट पे बात नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं जो वो उसको बात नहीं कर सकते। वो होल नहीं बनाया कुछ भी मनीषा, वो कुछ नहीं है, वो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि वो वैल्यू मैंने छोड़ी है, वो होल नहीं बनाया मैंने, ठीक है, वो वैल्यू सिर्फ छोड़ी है। ऐसा मैं करना ही क्यों चाह रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो एग्जैक्ट पॉइंट पे बात नहीं कर सकते। जैसे कि, और वहीं से एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी हमें समझ आएगा। जैसे कि अगर तुम्हें याद हो तो मैंने एफ एक्स इज इक्वल टू, मेरे दिमाग में एग्जाम्पल आ रहा है 10x का, मैंने 10x का ग्राफ बनाया था तुम्हारे सामने, याद है 10x का ग्राफ, क्या तुम्हें 10x का ग्राफ याद है। जैसे कि यहाँ पे मान लो 0 है, यहाँ पे π/2 है, यहाँ पे पाई है, मान लो ऐसे है, यहाँ पे -π/2 है। हाँ 1/x का भी एग्जाम्पल ले सकते हो। तो इधर से तो ऐसे जाता है मेरा ग्राफ और इधर से ऐसे जाता है, यहाँ पे 3π/2 ले लो। जो मेरा ग्राफ है यहाँ से ऐसे गया था, यहाँ से ऐसे गया। अब जो हमारा फंक्शन है वो π/2 के ऊपर बात नहीं कर सकता, क्योंकि π/2 उसकी डोमेन में इंक्लूडेड नहीं होता है, उस पर cos 0 बन जाता है, π/2 डोमेन से एक्सक्लूडेड एलिमेंट है। अब मुझे एक बात बताओ, मैं π/2 की बात तो कर ही नहीं सकता, मैं ये तो लिखना ही पाप है इस फंक्शन के लिए कि एट x इज इक्वल टू π/2। ये तो बात ही लिखनी गलत है इस केस में, क्योंकि ये तो डोमेन में ही नहीं है। इस फंक्शन के लिए ये बात लिखना एकदम गलत है, ये कोई सेंस ही नहीं बनाएगी। अब ये नहीं कर सकता, पर क्या मैं ये बात कर सकता हूँ, क्या मैं ये बात कर सकता हूँ, ये तो कर ही सकता हूँ भाई। π/2 की बात नहीं कर सकता, पर मैं ये तो कर सकता हूँ, π/2 के पास तो जा ही सकता हूँ, तो π/2 के आसपास तो घूम ही सकते हैं, अगर उसके ऊपर नहीं जा सकते तो। अब π/2 के पास पहुंचो, π/2 के पास पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार तो लेफ्ट से चल के देखना पड़ेगा और एक बार राइट से चल के देखना पड़ेगा। दोनों काम करके देखेंगे, दोनों तरफ से चलेंगे। अब सोचो अगर तुम लेफ्ट से चल के धीरे धीरे 10x के पास जा, π/2 के पास जा रहे हो, तो मेरा फंक्शन कैसा बिहेवियर शो कर रहा है, मेरा फंक्शन एकदम अब्रप्टली बड़ा तेज होता जा रहा है, बड़ा ऊपर जाता जा रहा है। जितना क्लोज मैं π/2 के जा रहा हूं उतना ही मेरा फंक्शन ऊपर की तरफ जाता जा रहा है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं लेफ्ट से 90 डिग्री के पास गया तो जो मेरा फंक्शन है ना वो इन्फिनिटी की तरफ भागता जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी। ऊपर कौन है, प्लस इन्फिनिटी। जितना π/2 के पास जाओगे उतना ऊपर भागेगा, समझ रहे हो। और अगर मैं x अप्रोचेस टू π/2 प्लस के पास जाऊंगा, यानी कि मैं लेफ्ट से राइट से चल के आ रहा हूं, इधर से मैं चल के आ रहा हूं, इधर से मैं चल के आ रहा हूं, और अगर मैं इधर से चल के आ रहा हूं तो फंक्शन कैसा बिहेवियर शो कर रहा है, इधर से चल के आ रहा हूं तो नीचे जाता जा रहा है। जितना क्लोज मैं इधर से जाऊंगा उतना ही ये नीचे भागता जाएगा,
जितना पाई बाई टू के क्लोज जाओगे उतना नीचे भाग जाएगा ये। यानी कि अगर राइट साइड से चल के देखोगे तो जो मेरा फंक्शन है वो किधर भाग रहा है, वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ भाग रहा है। समझ आ रही है बात? यानी कि उस पॉइंट के दोनों तरफ देखो फंक्शन कितना डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहा है। लेफ्ट पे तो भाग रहा है प्लस इन्फिनिटी की तरफ, और राइट पे भाग रहा है माइनस इन्फिनिटी की तरफ, है ना। और एग्जाम्पल देखो, जैसे कि मान लो मैंने एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की बात कर ली। अब ये फंक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए हम इतना कंफर्टेबली डिस्कस कर रहे हैं, नहीं तो ये बहुत बाद में डिस्कस करने की चीजें हैं, क्योंकि हमने तो अब सारा पढ़ा है, तो मजे से इनको हम अब डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ सबने देखा है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ कैसे होता है? मान लो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ पे मान लो 0 है। तो जैसे कि मान लो 0 से लेके 1 तक मेरा यहाँ रहेगा, यहाँ होल बन जाएगा, और 1 के ऊपर वैल्यू ले लेगा 1, 1 से 2 तक होल बनेगा, फिर 2 पे वैल्यू ले लेगा 2, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है। अब जरा बात करो 2 के ऊपर, एट एक्स इज इक्वल टू 2, 2 के ऊपर अगर मैं बात करूं फंक्शन की, अगर मैं 2 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू पूछूंगा तो कितना आएगा? एफ ऑफ 2। ये कर सकता हूं मैं बात यहाँ पे, क्योंकि ये तो डोमेन में इंक्लूडेड था, ये डोमेन से बाहर थोड़ी ना निकला था। तो 2 के ऊपर तो फंक्शन ये काम कर रहा है। देखो अब यहाँ पे भी फंक्शन का एकदम अलग बिहेवियर दिखेगा तुम्हें। 2 के ऊपर फंक्शन 2 वैल्यू दे रहा है। अब जरा एक्स इज अप्रोचिंग टू 2 की बात करो। एक्स इज अप्रोचिंग टू 2 में अगर हम बात करें तो एक बार तो बात करनी पड़ेगी एक्स इज अप्रोचिंग टू 2 माइनस की। लेफ्ट से चल के आओ, फंक्शन कहाँ जा रहा है बताओ, बताओ जरा। एक्स इज अप्रोचिंग टू लेफ्ट से चल के देखो फंक्शन कहाँ जा रहा है बताओ। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? अगर एक्स अप्रोचेस टू 2 माइनस है तो फंक्शन कहाँ अप्रोच कर रहा है बताओ। बिल्कुल गगन। देखो जैसे जैसे 2 के पास आ रहे हैं तो फंक्शन यहाँ वैल्यू लेता जा रहा है ना, ये वैल्यूज ले रहा है। ये वैल्यू सारी की सारी कितनी है? ये सारी की सारी वैल्यूज 1 है। तो अगर एक्स इज अप्रोचिंग टू 2 माइनस देख रहे हो तो फंक्शन वैल्यू ले रहा है 1। और अगर एक्स अप्रोच कर रहा है 2 प्लस, यानी कि राइट साइड से अप्रोच कर रहा है, तो फंक्शन कहाँ जाएगा? अगर फंक्शन 2 के राइट से अप्रोच कर रहा है, एक्स की वैल्यू 2 के राइट से अप्रोच कर रही है, तो एफ एक्स कहाँ जा रहा है बताओ। अगर राइट साइड से हमारा फंक्शन एक्स की वैल्यू 2 को अप्रोच कर रही है, तो हमारा फंक्शन कहाँ भाग रहा है? यहाँ ऊपर भाग रहा है। ये वाली वैल्यू कितनी है? ये वाली वैल्यू 2 है। यानी कि अगर 2 के पास जाओगे लेफ्ट साइड से तो हमारा फंक्शन 1 के पास दिखेगा, और अगर 2 के राइट से जाओगे तो मेरा फंक्शन 2 के पास दिखेगा। तो जैसा कि मैं तुम्हें एक बात बोल रहा था कि यहाँ पे ये कोइंसिडेंस हो रहा है, ऐसा मत समझना कि यही होता है कि एक्स अप्रोच कर रहा है 10 को तो फंक्शन अप्रोच करेगा 100 को, ऐसा ही होगा। समझ आइए बात? अब यहाँ से एक अच्छा सा कंसेप्ट समझ आ रहा है कि हमने एक ऐसा फंक्शन देखा जहाँ पे मैं लेफ्ट से चल रहा था और राइट से चल रहा था, तो मेरा फंक्शन दोनों जगह सेम चीज दिखा रहा था। मैं लेफ्ट से चल रहा था और राइट से चल रहा था, तो मेरा फंक्शन दोनों जगह सेम बिहेवियर शो कर रहा था। यहाँ पे 10 के लेफ्ट से आया, राइट से आया, तो फंक्शन तो दोनों ही जगह 100 पे जा रहा था, तो मैंने उसको कंबाइंड करके 100 लिख दिया। पर मैंने ऐसे भी फंक्शंस देखे जहाँ पे हमारा फंक्शन लेफ्ट से चलने पे कहीं और जा रहा है, राइट से चलने पे कहीं और जा रहा है। यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है, लेफ्ट से चलने पे 1 पे आ रहा है, राइट से चलने पे 2 आ रहा है। ऐसे फंक्शंस के केस में अगर तुमसे लिमिट कैलकुलेट कराता है, ये लिमिट अगर कैलकुलेट कराएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, हम बता ही नहीं सकते क्या होगा। डज नॉट एग्जिस्ट। जब भी हमारा फंक्शन दोनों तरफ से अलग अलग बिहेवियर शो करता है, तो हम नहीं कह सकते कि अगर x 2 के पास जाएगा तो हमारा फंक्शन कहाँ जाएगा। अरे दिख नहीं रहा क्या तुम्हें ग्राफ रितु? 2 से बड़ी वैल्यू ले रहे हो तो फंक्शन यहाँ ऊपर नहीं जा रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर पाई बाई 2 पे पूछेगा तो हम लिमिट का जवाब क्या देंगे? डज नॉट एग्जिस्ट देंगे। एक चीज और, ये वाली जो बात है, अच्छा x इज अप्रोचिंग 10 को अगर मैं कंबाइंड कर रहा था 100 पे, अब अगर मैं पाई बाई 2 के लेफ्ट से देख रहा हूं तो इस लिमिट को मैं कैसे लिखूंगा? लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाई 2 माइनस करके लिखूंगा। लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाई 2 माइनस। इसका मतलब मैंने क्या करा? मैंने बोला कि पाई बाई 2 के माइनस से चल के आया, मतलब लेफ्ट से चल के आया तो ये आया। और अगर ये देखेंगे तो लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाई 2 प्लस एफ एक्स, ये कितनी आई? ये माइनस इन्फिनिटी आ रही, ऐसे बोलेंगे। यहाँ पे भी हम क्या बोलेंगे? ये चीज लिखी है तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं लेफ्ट से चल के आया, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस एफ एक्स, यानी कि लेफ्ट से चल के आया तो फंक्शन की लिमिट कितनी आ रही है? 1 आ रही है। और अगर मैं राइट से चल के आ रहा हूँ तो मेरी जो लिमिट आ रही है वो कितनी आ रही है? 2 आ रही है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि लेफ्ट से चल के देखा है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, या राइट से चल के देखा है तो राइट हैंड लिमिट। तो LHL और RHL अगर तुम्हारी बराबर नहीं है तो हमारी लिमिट कभी नहीं एग्जिस्ट करेगी। LHL और RHL अगर तुम्हारी बराबर नहीं है तो तुम्हारी लिमिट कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। लिमिट सिर्फ और सिर्फ तभी एग्जिस्ट करेगी जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम हो। ठीक है, यानी कि फंक्शन अलग अलग जगह जा रहा है तो हम नहीं कह सकते कि हमारे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ठीक है सर, अभी मेरे से आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन मत करो प्लीज, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो ये बात हो गई। तो अब हमें लिमिट्स के अंदर करना क्या है? हमने एक बड़ा बड़ा सा ओवरव्यू देख लिया। कुल मिला के हमें यही करना है कि वो हमसे क्या कहेगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स। ये बताओ क्या होगा? ये हमारा लिमिट्स के टॉपिक का सिर्फ ये क्वेश्चन है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स क्या होगा। समझ आ रही बात? ये क्वेश्चन है हमारे पास, यानी कि हमें ये बताना है अगर एक्स की वैल्यू ए के आसपास है तो फंक्शन किसके आसपास है, बस ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है।
ठीक है। अब एक तरीका तो यही है कि हम ये सब करके देखें, या तो ग्राफ बना बना के देखें, या फिर ऐसे वैल्यूज पुट कर करके देखें। दो तरीके यही है, पर ये तो बड़े लेंथी प्रोसेस है। इन फंक्शंस के तो ग्राफ मुझे पता थे तो मैंने बना लिए, अगर फंक्शन ही इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया जिसका ग्राफ हम नहीं बना पाए, फिर क्या करोगे? तो यानी कि हमें लिमिट्स को कैलकुलेट करने के मेथड्स बनाने पड़ेंगे, मैथमेटिकल मेथड्स बनाने पड़ेंगे, जहां पे हम मैथमेटिक्स का यूज करके और हम लिमिट्स को कैलकुलेट करा सके। ठीक है, तो देखो हमने सबसे पहले क्या किया, तो सबसे आसान और सबसे इजीएस्ट मेथड था वो डिस्कस किया। क्या? मेथड्स टू कैलकुलेट लिमिट्स। मेथड्स टू कैलकुलेट लिमिट्स। सबसे पहला जो मेथड होता है वो होता है डायरेक्ट मेथड, जो सबसे आसान मेथड होता है, डायरेक्ट मेथड। अच्छा, मेरा केवीएस का जो इंटरव्यू था अभी जून में, मैं केवीएस पीजीटी का इंटरव्यू देके आया था, तो मुझसे उन्होंने पैनल ने लिमिट्स पढ़ाने को ही बोला था। मैंने खुद से तो प्रिपेयर किया नहीं था, मुझसे बोले क्या तैयार करके आए, तो मैं बोला आपको जो सही लगे वो बता दो, तो उन्होंने मुझसे लिमिट्स ही बोला था। तो मैं यही सारा जो तुम्हें पढ़ा है यही पढ़ा के आया था लिमिट्स में। अभी बन्यू यार, मैं कह रहा हूँ कि अभी पढ़ा लेना। तो सर हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, तो कंटेंट हिंदी में भी लाया जाए। भाई एकदम शुरू वाले वीडियो में मैंने बताया था, फ्री वाले वीडियो में, कि इंग्लिश में ही पढ़ाऊंगा मैं, हिंदी में तुम्हें शीट्स प्रोवाइड करा दूंगा। मुझे हिंदी में कंटेंट नहीं आता यार, सच बता रहा हूँ। मैं इसमें ये नहीं बोलूँगा कि मैं तो इंग्लिश में ही पढ़ाऊंगा। मैं खुद इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हूँ, मुझे हिंदी की टर्मिनोलॉजी नहीं पता है, हिंदी में टर्म्स को क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है। तो इंग्लिश में मैंने शुरू में बड़े अच्छे से बता दिया था, क्योंकि पिछले बैचेस में भी कुछ बच्चों को पता नहीं था और उन्होंने परचेज कर लिया था। फिर मुझे एक बच्चे ने बोला कि सर आगे से कोई बैच लॉन्च करो तो प्लीज़ ये बात बता दिया करो, मुझे बहुत अच्छी बात लगी। तो आपकी बार मैंने स्पेशली ये शुरू में बता दिया था। केवीएस पीजीटी में दे के आया था, इंटरव्यू दिया था, फिर उसका रिजल्ट नहीं आया। तो वहाँ पे मेरा इंटरव्यू आता तो उन्होंने मुझसे लिमिट्स ही पढ़ाने को बोला था। 17-18 मिनट उन्होंने पढ़वाया था, तो मैंने यही पढ़ाया था। फिर उन्होंने कंटिन्यूटी के कुछ क्वेश्चन पूछे थे, तो वो है। पीपीटी हिंदी में कैसे प्रोवाइड होगी? अब मैंने ये इंग्लिश में लिख दिया, इसको हिंदी में कैसे प्रोवाइड कराऊँ? ये मुश्किल है। और अगर डी ट्रिपल एस भी हर चीज़ की तैयारी कर रहे हो, बच्चों को तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना पड़ेगा। यूजी पीजी के टॉपिक इंग्लिश में कैसे पढ़ो, हिंदी में कैसे पढ़ोगे? वो तो इंग्लिश में ही पता होने चाहिए, समझ रहे हो? तो धीरे धीरे कोशिश करो ना, इतना कुछ थोड़ी ना है कि कोई रॉकेट साइंस है। ठीक है, चलो। हाँ मतलब नेचुरल लैंग्वेज में बाईलिंगुअल पढ़ाया था, आधा इंग्लिश में आधा हिंदी में, है ना? हाँ बिल्कुल मृदुला, ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें समझ नहीं आएगा। ऐसी इंग्लिश तो कुछ नहीं है पूरे मैथ्स के अंदर तो समझ ही ना है। मैथ्स तो यूनिवर्सल लैंग्वेज, अगर मैथ्स का क्वेश्चन चाइनीज में भी लिखा हुआ है तो तुम्हें पता होगा कि इस क्वेश्चन के अंदर करना क्या है ना? मैथ्स की कोई लैंग्वेज थोड़ी ना होती है यार, ये थोड़ी मोड़ी चीजें हैं, ये तो तुम्हें समझ आ ही जाएंगी इतनी। तो फिर इंग्लिश का भी तो सेक्शन अटेम्प्ट करते हो पेपर के अंदर, है ना? ठीक है मृदुला, चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला लिमिट का जो मेथड होता है वो होता है डायरेक्ट मेथड। जैसे कि तुमने एक क्वेश्चन देखा था एकदम शुरू में, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और मैंने क्वेश्चन किया था कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 10 एफ एक्स क्या होगा। यानी कि इस चीज को लिखने का मतलब यही है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 10 एक्स स्क्वायर। ठीक है मोनी, क्या तुमने एक चीज ये देखी है, मतलब एक अंडरस्ट, अब मुझे ये तो पता लग गया वो पूछना क्या चाह रहा है, मुझे ये बात तो पता लग गई वो पूछना क्या चाह रहा है। वो ये पूछना चाह रहा है अगर x की वैल्यू 10 के आसपास है तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू किसके आसपास है, वो पूछना तो यही चाह रहा है, पूछना तो वो यही चाह रहा है। पर अगर तुम एक कॉमन सेंस लगा के हम एक मेथड बनाना चाहें तो क्या हम ये देख रहे हैं कि अगर x की वैल्यू में सच में 10 रख दूं, अगर x की वैल्यू में इसके अंदर 10 रख दूं तो 100 ही आंसर आ रहा है। तो सारा का सारा काम मैंने वैसे करके देखा था, अगर मैं यहाँ पे सच में ये 10 वैल्यू पुट कर दूं तो भी तो 100 ही आना है। मतलब तो मुझे अब समझ आ गया कि मतलब क्या है, मतलब तो यही है कि अगर x की वैल्यू 10 के आसपास है तो फंक्शन की वैल्यू 100 के आसपास मिलेगी। पर मेथड के हिसाब से तो मैं ये देख सकता हूँ ना कि x की वैल्यू अगर यहाँ पे मैं सच में 10 रख दूं तो भी 100 ही आ रहा है। इसी को डायरेक्ट मेथड कहते हैं कि भाई अगर लिमिट x अप्रोचेस टू a एफ एक्स पूछी है तो ये लिमिट कितनी निकलेगी, ये लिमिट कितनी निकलेगी, फंक्शन के अंदर सच में x की जगह पर a रख दो, फंक्शन के अंदर सच में x की जगह पर a रख दो, जो एफ ऑफ a निकल के आएगा वही फंक्शन वैल्यू हो जाएगी, वही क्या हो जाएगी, लिमिट वैल्यू हो जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने ये कह दिया कि लिमिट x अप्रोचेस टू -1 एक्स स्क्वायर प्लस 3x अपॉन में 4x माइनस 5। अब इस फंक्शन का ग्राफ करना तो पॉसिबल नहीं है, इस फंक्शन का ग्राफ करना तो पॉसिबल नहीं है, पर हमने देखा डायरेक्ट मेथड में हम ये चीज कर सकते हैं कि इस 10 को उठा के यहाँ रख दें। तो अगर x की वैल्यू मैं यहाँ पे -1 रख दूं तो ये कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 3 इंटू में -1 अपॉन में 4 इंटू में -1 और माइनस का 5। तो ये कितना बन जाएगा तुम्हारा 1 - 3 अपॉन में -9, ये कितना बन जाएगा 2/9। यानी कि मुझे ये पता लग रहा है अगर x की वैल्यू 1 के पास जा रही है, x की वैल्यू 1 के पास जा रही है तो जो ये फंक्शन है ना तुम्हारा, ये फंक्शन 2/9 के पास मिलेगा। 2/9 इसकी वैल्यू नहीं होगी, अगर x की वैल्यू -1 के पास है तो फंक्शन की वैल्यू 2/9 के आसपास है। बस यही बात बोलना चाह रहा है, इसको डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। जैसे कि मान लो मैं तुमसे क्वेश्चन करूं, लिमिट x अप्रोचेस टू -1, लिमिट x अप्रोचेस टू -1 x 1 प्लस एक्स स्क्वायर x की पावर 99, बताओ ये कितनी आएगी लिमिट?
बोलो। सौम्यदीप का आंसर आया, हिमांशु का भी आया, मुक्ता का भी आया है, उन्हीं का भी आया है, देश का भी आया है। ध्यान से करो भाई, ध्यान से। गगन का भी आया है, अलग अलग आ रहे हैं आंसर। ममता का भी आया है। थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने की जरूरत है इस क्वेश्चन के अंदर, थोड़ा सा आइडिया लगाना पड़ेगा। अगर एक्स की वैल्यू -1 रखोगे तो 1, -1 की पावर 1, -1 की पावर 2, -1 की पावर 3, ऐसे करते करते एक्स की पावर 19 यानी कि -1 की पावर 99। अब देखो 1 से ओड पावर कट गई, 1 की पावर 1 कट गई, फिर 2 पावर से 3 पावर कट गई, ओड पावर कट रही है, फिर 4 से 5 पावर कटेगी, फिर एक्स की पावर 98 से 99 कट जाएगी, सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे, इसका आंसर 0 आएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। समझे? ये भी गलत कर दिया, बताओ। ये क्वेश्चन भी आधों ने गलत कर दिया। एक और करो, चलो एक और कर दो। बताओ। ठीक है हिमांशु, शिवानी का आंसर आया, गगन का भी आया है, नितेश का आया है। वेरी गुड गगन और नितेश। अनीशा का आया है पर गलत लग रहा है। गगन का नितेश का ठीक लग रहा है। केंद्र का भी आया है। एक छोटी सी गलती कर रहे हो, रूबल ने भी सही किया है। हिमांशु, देवकांत, पूजा, गगन का भी ठीक है, ऋतिक का भी ठीक है, मोनी का भी। बाकी सारे थोड़ी थोड़ी गलती कर रहे हैं। जो ये 6 वाले हैं, जो ये 6 वाले हैं ना, एक छोटी सी मिस्टेक कर रहे हो। जरा 6 वाले हैं जो जिनका आंसर 6 आया है, वो सोचो इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा। जिनका आंसर 6 आ रहा है वो जरा सोचो इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा। वो सोचो इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा। जिनका आंसर 6 आया है वो इस क्वेश्चन का आंसर सोचो। ठीक है, देखो ये चीज लिखी क्या हुई है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -1, समेशन 1 रखो सबसे पहले। जब समेशन में m की वैल्यू 1 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 1 + x², ये एक टर्म आई। फिर m की वैल्यू 2 रखो, 1 + x की पावर 4, ये दूसरी टर्म आई। फिर m की वैल्यू 3 रखो, 1 + x की पावर 6, फिर 1 + x की पावर 8, 4 रखो। और फिर जब फाइनली रखोगे तो 1 + x की पावर 10 रखो। और समेशन क्या करेगा, इन सबको जोड़ देगा। समेशन क्या करेगा, इन सबको जोड़ देगा। तो ये वाली चीज ये लिखी हुई है, समझ आ रही है बात? अब इसमें -1 रखोगे तो सारी इवन पावर है, 2, 4, 6, 8, 10, ये सारी इवन पावर है ना? तो अगर इवन पावर है तो 1, 1, 1 ही होंगे सारे। तो ये भी 2 बनेगा, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2। कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगर इसको देखोगे तो ये तुम जो करने की कोशिश कर रहे थे ये वो बनेगा। ये वाला जो समेशन है, ये x² + x की पावर 4 + x की पावर 6 + x की पावर 8 + x की पावर 10, ये बनेगा। तो ये वाला तो सारा का सारा सम बना 5 और प्लस का 1, यानी कि कितना आएगा, 6 आएगा। इसका आंसर 6 आता, इसका आंसर 10 आएगा। समझे? समझ में आ गई बात? तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट मेथड से अच्छे क्वेश्चन नहीं बन सकते, डायरेक्ट मेथड से भी बड़े अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? डायरेक्ट मेथड से भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो डायरेक्ट मेथड ने तो हमारी समस्या हल कर दी, पर जरूरी नहीं है कि हमेशा डायरेक्ट मेथड काम कर जाए। डायरेक्ट मेथड बेचारा फेल हो जाता है, डायरेक्ट मेथड फेल्स, डायरेक्ट मेथड फेल हो जाता है। फेल कब हो जाता है? कई बारी डायरेक्ट मेथड क्या दे देता है हमें, अजीबोगरीब फॉर्म्स दे देता है। डायरेक्ट मेथड जो है हमें अजीबोगरीब फॉर्म्स दे देता है, जिनको हम इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बोलते हैं। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स, इन इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स का हमें आंसर नहीं पता होता है। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स का हमें आंसर नहीं पता होता है क्या बनेगा। तो जब भी हमारा डायरेक्ट मेथड इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स निकाल के दे देता है, जब भी हमारा डायरेक्ट मेथड इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स निकाल के दे देता है, सर
कांस्टेंट तो लिमिट से बाहर है, कहाँ है, कहाँ है लिमिट से बाहर मोनी? -1 लिमिट इस पे अलग लगेगी, इस पे अलग लगेगी, और फिर ये इसके साथ ही लिखा हुआ है, x की जगह -1 ही तो रखना है, सेम ही तो है। अब ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म्स होती क्या है, इनको समझो। देखो कई बार हमारा जो डायरेक्ट मेथड है वो 0/0 निकाल के दे देता है, इसका आंसर मुझे नहीं पता क्या होगा, इसका आंसर मुझे नहीं पता क्या होगा। कई बार मेरा डायरेक्ट मेथड ∞/∞ फॉर्म भी निकाल के दे देता है, मुझे नहीं पता ये भी क्या होगा। कई बार मेरा जो है इन्फिनिटी -∞ निकाल के दे देता है, मुझे ये भी नहीं पता क्या होगा। अब इन्फिनिट मैं थोड़ा सा फिर इसके बाद एक्सप्लेन करूंगा। मुझे ये भी नहीं पता लगता कि इन्फिनिटी की पावर 0 क्या होगी, ये भी नहीं पता लगता ये क्या होगा। मुझे 1 की पावर इन्फिनिटी का भी नहीं पता लगता क्या होगा, समझ रहे हो बात को? मुझे 1 की पावर इन्फिनिटी का भी नहीं पता लगता है क्या होगा। ये जो इस तरीके की फॉर्म्स आ जाती हैं इनको इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स बोलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स बोलते हैं। समझ आ रही बात? हाँ और भी हैं, और भी हैं एक दो। इन्फिनिटी को 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये भी नहीं पता ये क्या आएगा, 0 इंटू इन्फिनिटी का भी नहीं पता क्या आएगा, ठीक है। तो ये हमारी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स है। कुछ इनमें से ऐसी फॉर्म्स हैं जो हमें पता है, कुछ इनमें से ऐसी फॉर्म्स हैं जो मुझे नॉन है, उनका आंसर मुझे पता है, उनको ये मत समझना कि वो फॉर्म्स नॉन नहीं है। पहली बात तो इन्फिनिटी से क्या समझते हो, जरा एक बार कमेंट करके बताओ, वन लाइनर आंसर दो मुझे। इन्फिनिटी का मतलब क्या समझते हो, इन्फिनिटी से क्या समझते हो? अगर मान लो मैंने एक इन्फिनिटी लिख दिया, इन्फिनिटी से क्या समझते हैं? नहीं 1/0 नॉट डिफाइंड फॉर्म नहीं है, 1/0 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं है, वो नॉट डिफाइंड फॉर्म है हिमांशु। नॉट डिफाइंड फॉर्म और इनडिटर्मिनेंट फॉर्म अलग अलग होती है। नॉट डिफाइंड का तो पता ही नहीं, वो होगा ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा नॉट डिफाइंड। इनडिटर्मिनेंट की वैल्यू निकलती है पर हमें पता नहीं होता क्या निकलेगी, समझ रहे हो? इनडिटर्मिनेंट का मतलब क्या है कि वैल्यू है पर हमें पता नहीं क्या है। नॉट डिफाइंड का मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इन्फिनिटी से क्या समझते हो? 7th वन भी होती है ना, एक और होती है, सही बोल रहा है संजीव, मुझे याद नहीं आ रही है 7th वन कौन सी होगी, याद नहीं आ रही है। एंडलेस, शिवानी कह रही है एंडलेस, मधुरी कह रही है टेंड्स टू इन्फिनिटी, सौम्यदीप कह रहा है अनकाउंटेबल, मोनी कह रहा है विच हैज़ नो लास्ट। नहीं मज़ा नहीं आ रहा है। लार्जर नंबर, ठीक है, रूबल थोड़ा सा जा रहा है उसके करीब। अनकाउंटेबल, सौम्यदीप कह रहा है नो एंड पॉइंट, जिसका एंड ना हो। नहीं, ये वाली चीज़ में तो बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है, तो ख़त्म ना हो, नॉट डिफाइंड, ये सारी की सारी चीज़ें तो मज़ा नहीं। हाँ 0 की पावर 0 रह गई ना, 0 की पावर 0 रह गई, 0 की पावर 0 रह गई, थैंक यू, 0 की पावर 0 रह गई, कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। देखो ना, इसका मतलब तुम्हें जो है इन्फिनिटी का भी आइडिया कम है। देखो समझते हैं इन्फिनिटी का एक कंसेप्ट बड़े इंटरेस्टिंग चीज से, एक इंटरेस्टिंग चीज से समझते हैं। देखो हमारे हर धर्म के लोगों ने, थोड़ी सी धर्म की रिलीजन की बात करते हैं, ठीक है, किसी धर्म को कोई ठेस पहुंचाने की कोई इंटेंशंस नहीं है, सब धर्मों के लिए एक बात करना चाहता हूँ। हमारे जितने भी रिलीजन्स हैं, सभी रिलीजन्स ने अपने अपने क्या बोलते हैं गॉड बनाए हुए हैं, भगवान बनाए हुए हैं, हर रिलीजन ने, ठीक है। हिंदू ने भी बनाए हुए हैं, मुस्लिम ने भी बनाए हुए हैं, सिख ने, ईसाई ने, ज्यूज ने, क्रिश्चियन ने, जितने भी धर्म एग्जिस्ट करते हैं पूरी दुनिया में, सबने अपने अपने गॉड्स बनाए हुए हैं। अब देखो गॉड को क्या माना जाता है, भगवान को माना जाता है कि सुप्रीम पावर है, भगवान को क्या माना जाता है, सुप्रीम पावर, यानी कि सबसे पावरफुल, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, किसी ने भगवान को देखा है आज तक? किसी ने भगवान को देखा है? कोई भगवान को एग्जैक्टली जानता है क्या होगा? कोई नहीं जानता है। भगवान क्या है, कैसे है, कौन है, भगवान को इंसान की तरह कोई नहीं जानता है। पर भगवान के बारे में सबको ये पता है कि वो सुप्रीम पावर है, उससे ताकतवर कोई नहीं है, वो सब कुछ है, समझ रहे हो, यानी कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट चीज है। अब हमारे पास कुछ है ही नहीं बताने को कि, अब मान लो कोई कोई इंसान होता, भगवान तो कह देते हैं कि फलाना राजू भगवान है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है, तो इम्पॉसिबल है, समझ रहे हो मेरी बात को? पर पर हमें कुछ तो करना था, तो हमने उस सुप्रीम पावर को एक नाम दे दिया। किसी को नहीं पता वो क्या है, किसी को नहीं पता कि वो क्या। अंजलि एक बार कमेंट कर लो या 50 लाख बार कर लो, अभी प्लीज मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं दूंगा। तो हमें नहीं पता भगवान क्या है, कौन है, पर हमें उसको कुछ डेजिग्नेशन देना है ताकि हम रेफर कर सकें, हम बोल तो पाएं उसको, कुछ नाम उसको कुछ बता तो पाएं कि उसकी बात हो रही है, उसको उसको कैलकुलेशंस में इन्वॉल्व तो करें। तो हमने क्या कह दिया, भगवान है। भगवान का कुछ नहीं पता, भगवान का कुछ भी नहीं पता, पर हमने नाम दे दिया कि भगवान है भाई। भगवान से सारा का सारा हम एक बात ये समझ जाते हैं कि भाई सबसे पावरफुल चीज है, वो सब कुछ कर सकता है, वो सारी चीजें ये, पर है क्या ये नहीं पता, तो हमने उसको नाम दे दिया भगवान। सेम चीज इन्फिनिटी, जब भी इन्फिनिटी का जिक्र आए तो अपने दिमाग में गॉड को ले आया करो। इन्फिनिटी का मतलब इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर क्या है नहीं पता, इससे बड़ा कौन नहीं पता, इससे छोटा कौन नहीं पता, इसके जस्ट आगे कौन नहीं पता, इसके जस्ट पीछे कौन नहीं पता, पर यह पता है कि ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे बड़ा नंबर है। तो इन्फिनिटी का कुछ नहीं पता, इन्फिनिटी के बारे में मेरे को कुछ पता ही नहीं है, ये नंबर क्या है क्या नहीं है, बस मुझे इसके बारे में इतना पता है कि ये सबसे बड़ा, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉजिटिव नंबर है। अब इसको कुछ तो नाम देना पड़ेगा ताकि कहीं पे तो हमारी सोच रुके जाके,
है ना, ताकि हमारी कहीं तो जाके थिंकिंग रुके। तो हम क्या बोलेंगे कि इन्फिनिटी बोल दिया भाई, किसी को नहीं पता ये क्या है क्या नहीं है, हमने इसको डेजिग्नेशन दे दिया इन्फिनिटी। एकदम सिमिलरली माइनस इन्फिनिटी, एकदम सिमिलरली माइनस इन्फिनिटी, नहीं पता माइनस इन्फिनिटी क्या है, माइनस इन्फिनिटी का कोई आइडिया नहीं है। माइनस इन्फिनिटी को सिर्फ ये कह सकते हैं कि वो स्मॉलेस्ट नंबर है, सबसे छोटा नंबर वही मिलेगा, क्या होगा किसी को नहीं पता। अब इन्फिनिटी को कोई 5 की तरह ट्रीट नहीं करेगा, इन्फिनिटी को कोई 10 नंबर की तरह ट्रीट नहीं करेगा, ये तो एग्जैक्ट है, फिक्स है, ये तो आसपास के जो इंसान घूमते हैं वही हैं, 5 10 15 20 ये सब इंसान है, पर इन्फिनिटी भगवान है, उसका किसी को नहीं पता है। समझ आ रही है बात। सिमिलरली माइनस इन्फिनिटी छोटा नंबर है, कितना छोटा क्या है कुछ नहीं पता। समझ आ रही है बात। तो ये कंसेप्ट लगाना है, इससे आधी से ज्यादा इंडिटरमिनेट फॉर्म तुम्हें इसी कंसेप्ट से समझ आ जाएगी। जब तुम्हें इन्फिनिटी का कुछ एग्जैक्ट बात ही नहीं पता है, तो एक सबसे बड़े नंबर में से सबसे बड़ा नंबर कम कर दोगे तो क्या आएगा, मुझे नहीं पता वो सबसे बड़ा नंबर ही क्या है, मुझे नहीं पता कि वो सबसे बड़ा नंबर है ही क्या। समझ रहे हो मेरी बात, मुझे कुछ नहीं पता, तो उसको घटा के मैं लिखूं क्या। अगर एक सबसे बड़ा नंबर है इस धरती का, उसकी पावर 0 करनी है भाई, पहले पता तो वो नंबर वो चीज क्या है, उसकी पावर 0 भी नहीं की जा सकती। 1 को इनफाइनाइट टाइम्स गुना कराना है, पता ही नहीं कितनी बार गुना कराना है, बहुत ज्यादा बार कराना है, बहुत ज्यादा बार कराना है, पर पता ही नहीं कितनी बार कराना है ना। इन्फिनिटी को खत्म कर दो 0 से गुना करा के, खत्म तो जब करोगे ना जब पता लगेगा वो चीज क्या है। तो आधी इंडिटरमिनेंट फॉर्म्स तो ऐसे ही समझ आ जाती है, पर कुछ इंडिटरमिनेंट फॉर्म्स ऐसी हैं, मतलब कुछ ऐसी फॉर्म्स हैं जो हमें पता होती हैं, नॉन फॉर्म्स, कुछ ऐसी फॉर्म्स हैं जो नॉन है, जिनके बारे में मुझे पता है पर दिखती इंडिटरमिनेंट जैसी हैं। जैसे कि मान लो मैंने तुम्हें कह दिया कि इन्फिनिटी में इन्फिनिटी को जोड़ दो, यानी कि मैं तुमसे कह रहा हूं कि इस दुनिया के सबसे बड़े नंबर को इस दुनिया के सबसे बड़े नंबर में ही जोड़ दो, तो क्या लिखोगे इसका आंसर, इसका आंसर क्या लिखोगे, लिख सकते हो भाई, सबसे बड़े नंबर को अगर सबसे बड़े नंबर में जोड़ दिया तो सबसे बड़ा ही नंबर आएगा। मानते हो मेरी बात। अंजलि कह रही है सर हमारा उत्तराखंड एलटी का एग्जाम 10 मार्च को है, जो मेरा सिलेबस है अंजलि वो तो कूद कूद के तब तक हो जाएगा। इस दुनिया के सबसे बड़े नंबर को अगर सबसे बड़े नंबर में जोड़ दोगे तो सबसे बड़ा ही नंबर आ जाएगा, इन्फिनिटी ही लिखेंगे, इन्फिनिटी ही लिखेंगे। इस दुनिया के सबसे बड़े नंबर को अगर सबसे बड़े नंबर से गुना करा देंगे तो सबसे बड़ा नंबर आ जाएगा, ये भी इन्फिनिटी होगा। इन्फिनिटी की कोई पावर कर रहे हो, इन्फिनिटी की पावर 5 कर रहे हो, इन्फिनिटी की पावर 10 कर रहे हो, तो सबसे बड़े नंबर को कितनी भी बार गुना कराओ सबसे बड़ा ही रहेगा, ये भी इन्फिनिटी होगा। तो ये सारी नॉन फॉर्म्स हैं। समझ आ रही है मेरी बात। इन्फिनिटी के अंदर कुछ बढ़ाया जाएगा तो इन्फिनिटी रहेगा, है ना। इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी या नहीं इन्फिनिटी। यूपीटीजीटी का एग्जाम कब तक हो सकता है नहीं पता। इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को अगर इनफाइनाइट टाइम्स गुना कराओगे तो इन्फिनिटी आएगा, सबसे बड़े नंबर को सबसे ज्यादा बार गुना कराएंगे तो इन्फिनिटी। ठीक है संजीव। तो जैसे कि अब मेरा जो डायरेक्ट मेथड है, मान लो मैंने ऐसे लिख दिया, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में एक्स माइनस 2 अपॉन में एक्स माइनस 2। अगर मैं अब डायरेक्ट मेथड यहां लगाता हूं तो ये क्या बन जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस का 4 अपॉन में 2 माइनस 2, तो ये तो 0/0 आ गया। अब ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म का मतलब इसका कुछ नहीं पता, ये क्या हो गया, इनडिटर्मिनेंट हो गया। ये क्या हो गया, इनडिटर्मिनेंट, नहीं पता, इसका आंसर आएगा पर मुझे नहीं पता, इसका आंसर निकलेगा पर मुझे नहीं पता। अब एक हिमांशु ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, इसको क्या लिखोगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1/x, इसको क्या लिखोगे बताओ। 0 की पावर इन्फिनिटी 0 होगा, मोनिक वो डिटर्मिनेंट फॉर्म है। रितिका ने कर दिया बड़ा मुश्किल क्वेश्चन, इसका आंसर क्या लिखोगे। हाँ एलोपिटल रूल भी बताऊंगा मैं, एलोपिटल रूल भी सिखाएंगे, सब सिखाएंगे निशा। इसका आंसर क्या लिखोगे, नीचे वाले का, वो मत बताओ, वो मुझे पता है तुम्हें आता है, वो मत बताओ, मुझे पता है तुम्हें आता है, वो नहीं सिखा रहा हूं मैं तुम्हें कुछ और बात सिखा रहा हूं। नीचे वाले का आंसर बताओ, रितिका और मृदुलाई बताएगी। नीचे वाले का आंसर रितिका और मृदुलाई बताएगी, इन्होंने ऊपर वाले का आंसर दिया है तो नीचे वाले का यही दोनों बताएंगी। बताओ। बिल्कुल मनीषा, शिवानी कह रही है इनफाइनाइट। देखो 1/x का ग्राफ याद है, रेसिप्रोकल फंक्शन का, रेसिप्रोकल फंक्शन का ग्राफ याद है, क्या था रेसिप्रोकल फंक्शन का ग्राफ, ऐसा था, ये था और ये था, है ना। यहां पे 0 है, यहां पे 0 है, तो जरा 0 के लेफ्ट से चलो, जरा 0 के लेफ्ट से चलो, जब 0 के लेफ्ट से चल के आए तो फंक्शन कहाँ गया, हाँ ठीक है रितिका सौम्यदीप सही है। तो जब 0 के लेफ्ट से चल के आए तो फंक्शन कहाँ भाग रहा है, 0 के लेफ्ट से चल के आए तो फंक्शन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 माइनस, 0 के माइनस से फंक्शन भाग रहा है माइनस इन्फिनिटी की तरफ, और 0 के राइट से चल के आए तो फंक्शन कहाँ भाग रहा है, 0 के राइट से चल के आए तो फंक्शन भाग रहा है प्लस इन्फिनिटी की तरफ। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 प्लस एफ एक्स क्या आ रहा है, इन्फिनिटी, यानी लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, लिमिट जो है एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, डज नॉट एग्जिस्ट। तो इन दोनों बातों का मतलब समझ आ रहा है तुम्हें।
इन दोनों बातों का मतलब डिफरेंस समझ आ रहा है इन दोनों में? ये चीज इनडिटर्मिनेंट नहीं है, ये चीज इनडिटर्मिनेंट है। उसका कुछ आंसर निकलेगा पर मुझे पता नहीं है, ये तो निकलेगा ही नहीं, इसका कंफर्म है, इसको हटाओ साइड में। उसका कुछ निकलेगा पर मुझे पता नहीं है, ये डाउट क्लियर होना चाहिए पहले। ये एक अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मैंने डिस्कस कर दिया। हाँ बिल्कुल हिमांशु, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, उसकी बात ही नहीं करेंगे, वो निकलेगी पर पता नहीं क्या निकलेगी। तो जब हमारा डायरेक्ट मेथड फेल हो जाता है, जब हमारा डायरेक्ट मेथड फेल हो जाता है तो फिर हमें अलग अलग मेथड्स की जरूरत पड़ती है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने दूसरे नंबर पे करा फैक्टराइजेशन। हमने क्या करा, फैक्टराइजेशन करा। और हमने क्या किया, रैशनलाइजेशन किया। फैक्टराइजेशन किया, रैशनलाइजेशन किया। फैक्टराइजेशन कहाँ किया, जहां पे फैक्टर्स पॉसिबल है, वेयर फैक्टर्स आर पॉसिबल। जहां पे फैक्टर्स पॉसिबल थे वहां पे हमने क्या कर दिए, फैक्टर कर दिए। जहां पे फैक्टर्स पॉसिबल नहीं थे, रूट्स इन्वॉल्व थे, जहां पे रूट्स आर इन्वॉल्व है वहां पे हमने रेशनलाइजेशन करने की कोशिश की। जैसे कि अब जो पिछला क्वेश्चन मैंने लिखा था, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में एक्स माइनस 2, यहाँ पे फैक्टर बनाना पॉसिबल था तो मैंने फैक्टर बना दिए। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, यहाँ पे एक्स माइनस 2 हो गया, एक्स प्लस 2 हो गया अपॉन में एक्स। अब मेरे को एक बात बताओ जरा तुम, देखता हूँ बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे। भाई अगर x की वैल्यू 2 रखोगे तो ये तो 0/0 बना, ये भी 0 और ये भी 0। अभी तो तुम कह रहे थे कि 0/0 तो डिफाइन ही नहीं होता, तो तुमने 0 को 0 से काट कैसे दिया ये बताओ। सर अगर LHL नॉट इक्वल टू RHL, हाँ तो वहां नॉट डिफाइंड होगा ना, वहां लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो तुमने 0 को 0 से कैसे कट कर दिया भाई, फैक्टर बना के यहाँ पे 0 को 0 से कट कैसे कर देते हो ये बताओ। 0 तो 0 से कट हो ही नहीं सकता है, तो तुमने कैसे कर दिया। 0 तो 0 से कट हो ही नहीं सकता है, तो तुमने कैसे कर दिया। कैंसिल ही तो किया है, और क्या किया है, ये फैक्टर्स कट ही करे हैं तुमने। हाँ बिल्कुल मनीषा, एकदम सही, वेरी गुड। भाई एक्स इज अप्रोचिंग टू 2 है, सारी कहानी यही है, इस बात को मत भूल जाना, लिमिट के अंदर हम ये चीज भूल जाते हैं। एक्स इज अप्रोचिंग टू 2 में ये कभी जीरो थोड़ी ना होगा। एक्स इज अप्रोचिंग टू 2 में ये कभी जीरो नहीं होगा। ये तो जीरो सिर्फ और सिर्फ एक्स इज इक्वल टू 2 पे होगा, ये तो जीरो सिर्फ और सिर्फ एक्स इज इक्वल टू 2 पे होगा। एक्स तो 2 है ही नहीं, जब एक्स 2 नहीं है तो ये कहां से जीरो होंगे, जीरो भी नहीं होंगे। तो ये कट हो सकते हैं क्योंकि नॉन जीरो नंबर्स हैं, ये क्या है, नॉन जीरो नंबर्स हैं, इसलिए मैंने इनको कट किया है। समझ आ रही बात। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, ये सिर्फ बच जाएगा एक्स प्लस 2। अब मैं डायरेक्ट मेथड का यूज करके इसमें 2 रख दूंगा तो ये 4 बन जाएगा। डायरेक्ट मेथड का यूज करके मैं इसके अंदर 2 रख दूंगा तो क्या बन जाएगा, 4। तो इसका आंसर 4 आएगा, इसलिए ये इनडिटर्मिनेंट था, इसलिए ये क्या था, इनडिटर्मिनेंट था। ठीक है, इनडिटर्मिनेंट था 2i। सर अब अभी ना, अभी भी, हाँ बिल्कुल मोनी ठीक बात, ठीक है ना, तो 4 आएगा। हम इन दोनों ही मेथड्स को अवॉइड करेंगे और हम जो फोर्थ मेथड है वो लगाएंगे कौन सा, एल ओपिटल रूल का, एल ओपिटल रूल। अब यहाँ पे वैसे मैंने डेरिवेटिव्स कराए नहीं है, पर मेरे को इतनी उम्मीद है कि सबने डेरिवेटिव्स किए होंगे, इतना डिफरेंशिएशन तो सबको आता है। तो एल ओपिटल रूल मैं पहले ही बता रहा हूँ, वैसे तो डिफरेंशिएशन के बाद बताते हैं, पर मैं पहले ही बता रहा हूँ क्योंकि हम फिर लिमिट करेंगे तो हमारा बहुत समय बच जाएगा। अगर हम मेथड से जाएंगे तो परेशान हो जाएंगे, इतने डेरिवेटिव्स तो सबको आते हैं, सब एमएससी करके बैठे हैं। तो एल ओपिटल रूल क्या होता है, ये लिमिट्स की कमर तोड़ देता है एकदम। एल ओपिटल रूल लिमिट्स की एकदम कमर तोड़ देता है। क्या कहता है एल ओपिटल रूल, कहता है कि इफ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए निकाल रहे हो तुम, एफ एक्स अपॉन जी एक्स, अगर तुम x अप्रोचेस टू a एफ एक्स अपॉन जी एक्स निकाल रहे हो एंड द लिमिट इज 0/0 और इनफाइनाइट ओवर इनफाइनाइट, अगर लिमिट हमारी इस फॉर्म में आ रही है, इफ लिमिट x अप्रोचेस टू a एफ एक्स अपॉन जी एक्स, क्या लिख दिया मैंने, इफ लिमिट इज दिस, द लिमिट, यही लिखो ना यार, इफ द लिमिट इज 0/0 और इनफाइनाइट ओवर इनफाइनाइट, देन, तो इस लिमिट को हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, सेम लिमिट लगा सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू a एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ये किसके इक्वल हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू a एफ डैश एक्स ओवर टी डैश एक्स, इसके इक्वल हो जाएगा। समझ रहे हो, लिमिट x अप्रोचेस टू a एफ डैश एक्स ओवर टी डैश एक्स, ठीक है, इसके इक्वल हो जाएगा। जैसे कि अभी अभी हमने एक क्वेश्चन किया, यही वाला, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में x माइनस 2, तो ये 0/0 फॉर्म बन रही है, ये क्या बन रही है, 0/0 फॉर्म। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सिंपली डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ऊपर वाले का क्या हो जाएगा 2x, जो ऊपर वाला फंक्शन है वो क्या हो जाएगा 2x, और नीचे वाले का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। तो x को डायरेक्टली 2 रख दिया तो ये 4 बन गया, x को डायरेक्टली 2 रख दिया तो ये क्या बन गया, 4 बन गया। एक क्वेश्चन कर लो लास्ट, बस आज मेरी कमर टूट गई है, बस इतना ही करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x माइनस 1 अपॉन 1 माइनस रूट में 1 माइनस,
बोलो, ये लिमिट बताओ कितनी आ रही है। एल ऑपिटल से करो, एल ऑपिटल रूल से करो। सर आज बोर नहीं हुए हम बिल्कुल भी। अच्छा, मुझे तो लगा सबसे ज़्यादा बोर हो गए होगे। सर एक क्वेश्चन और है मेरा, उत्तराखंड एलटी एग्जाम में 21 मार्क की फिजिक्स और 30 मार्क की पेडागोजी है, वो कैसे करें? नो आइडिया अंजलि, फिजिक्स का और पेडागोजी का नो आइडिया। मुझे तो लगा आज सबसे ज़्यादा बोर हो गए होगे। माधुरी का आंसर आ गया 2। गगन का आंसर आ गया 0। सबसे पहली बात तो 0/0 फॉर्म बन रही है, तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव कर दो और नीचे वाले का डेरिवेटिव कर दो। ऊपर वाले का डेरिवेटिव कितना आ रहा है 1, नीचे वाले का 1 का डेरिवेटिव 0, और रूट का 1/2√1 - x, और 1 - x का कितना आएगा -1, तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। अच्छा डायरेक्ट मेथड से ही हो गया क्या ये? अरे यार, तो डायरेक्ट मेथड से ही हो गया यार। ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म बन ही नहीं रही, मैंने जल्दबाजी में गलत सवाल दे दिया। 1 - 1 अपॉन में 1 माइनस रूट में 1 - 1 बन रहा है, ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म है ही नहीं। ऊपर तो 0 बन रहा है और नीचे 1 - 0 बन रहा है, तो 0 आंसर आ गया इसका। ये तो इंडिटरमिनेंट फॉर्म बनी ही नहीं, यहाँ से भी करोगे यही आएगा, तो इंडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं बनी, मैंने जल्दबाजी में गलत क्वेश्चन बना दिया। डायरेक्ट मेथड से हो गया। चलो कल करेंगे आगे, तो कल हम लिमिट्स के कुछ और टॉपिक्स करेंगे, कुछ डायरेक्ट रिजल्ट्स करेंगे लिमिट्स के, और फिर कल ही हम क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूटी शुरू करेंगे। कल हम कॉन्टिन्यूटी शुरू करेंगे। मे बी 10% चांस है कि कल छुट्टी हो सकती है, 10% ही है बस, और अगर हुई तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, ठीक है, दिन में करूंगा, और कल दिन में करूंगा। अगर क्लास नहीं हुई तो 10% ही चांस है कि क्लास नहीं होगी, बाकी अगर हुआ तो मैं कल कर दूंगा तुम्हें अपडेट। मुझे कहीं बाहर जाना है, ठीक है, मैच का कोई रीज़न नहीं है ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर। मेरे को उम्मीद है कि क्लास पसंद आई होगी, और अब हम मिलेंगे मे बी कल, 90% चांस है कि कल मिलेंगे, ना मिले तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट डाल दूंगा। और मुझे उम्मीद है कि लिमिट्स के बारे में कुछ नई चीज़ सीखने को मिली होगी, थोड़ा मोड़ा कुछ नया आइडिया भी दिमाग में आया होगा। तो ठीक है साथ, बाय, टेक केयर, गुड नाइट।